कालखंड नामक जंगल और उससे सटा एक गांव। चारों तरफ धूल भरी हवाएं चल रही थीं। नदियां पत्थरों के बिस्तर बन चुकी थीं। पेड़ बिना पत्तों के कंकालों की तरह खड़े हैं। आसमान से आग बरस रही थी। लगातार 2 वर्षों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। जंगल के आधे जानवर पलायन कर चुके थे और आधे मौत की कगार पर थे। इसी बीच गांव का एक साधारण किसान माधव अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ जंगल के रास्ते शहर की ओर पलायन कर रहा था। उसके पास एक छोटा सा पीतल का लोटा था जिसमें केवल 2 घूंट पानी बचा था। हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी दूर और। मैंने सुना है कि जंगल के पुराने मंदिर के पास एक गुप्त कुआं है जो कभी नहीं सूखता। जंगल का राजा वनराज आज अपनी पहचान खो चुका था। उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं और उसकी दहाड़ एक धीमी कराह में बदल गई थी। वो शिकार करने के लिए नहीं बल्कि पानी की एक बूंद के लिए भटक रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन तभी उसे दूर से गीली मिट्टी की सूंधी महक आई। वनराज ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और उस दिशा में बढ़ने लगा। उसे पता था कि वो कुआं करीब है। तभी दूसरी दिशा से पेड़ों को कुचलने की आवाज़ आई। गजराज हाथी, जो कभी अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, आज लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी सूंड सूखी और बेजान थी। वो भी उसी महक का पीछा कर रहा था। शेर और हाथी एक साथ उस पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचे। उनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। प्यास ने दुश्मनी को खत्म कर दिया था। दोनों ने देखा कि मंदिर के भीतर एक छोटा सा गड्ढा है जहां पत्थर की दरार से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। जब शेर और हाथी उस पानी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कोई मौजूद था। वो माधव था। माधव ने अपने बच्चे को जमीन पर लिटा रखा था, जो प्यास के मारे बेहोश हो रहा था। माधव उस दरार से गिरती बूंदों को अपने लोटे में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही माधव ने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने 2 यमराज खड़े थे। एक तरफ विशालकाय हाथी और दूसरी तरफ खूंखार शेर। माधव के पास भागने की जगह नहीं थी। शेर और हाथी दोनों की नजरें उस लोटे पर थीं जिसमें माधव ने कुछ बूंदें जमा की थीं। क्या भूखा और प्यासा शेर इंसान पर हमला करेगा या हाथी अपनी ताकत से उस पानी पर कब्जा कर लेगा? तीनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी जीभ, सूखी हुई जीभ बाहर निकाली। हाथी ने अपनी सूंड उठाई। माधव ने कसकर अपने बच्चे को गले लगा लिया और लोटा सीने से चिपका लिया। तभी दरार से पानी टपकना बंद हो गया। वो आखिरी बूंद थी। हवा में भारी तनाव है। धूल का एक कण भी गिरता तो उसकी आवाज़ सुनाई देती। माधव की धड़कनें उसके सीने को चीर देने वाली थीं। उसके सामने वनराज यानी शेर खड़ा था, जिसकी पीली आंखें सीधे माधव के हाथ में मौजूद उस छोटे से लोटे पर जमी थीं। दूसरी तरफ गजराज यानी हाथी अपनी भारी सांसें छोड़ रहा था। माधव ने देखा कि वनराज के शरीर में अब हमला करने की भी ताकत नहीं बची थी। शेर ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से उस बेहोश बच्चे की ओर देखा। वो हिंसक नहीं लग रहा था, वो बस लाचार था। तभी माधव ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने लोटा उठाया और उसे शेर की ओर बढ़ा दिया। वनराज यानी शेर ने लोटे की ओर अपनी गर्दन बढ़ाई। उसने पानी की महक ली, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर पीछे हटा लिया। उसने एक धीमी गुर्राहट की और अपनी नज़रें गजराज यानी हाथी की ओर घुमा दी। गजराज ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं। उसने अपनी सूंड से माधव के हाथ को हल्के से छुआ और फिर लोटे को वापस बच्चे के मुंह के पास ले गया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जंगल के सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली जानवर ने एक मरते हुए बच्चे के लिए अपनी प्यास का त्याग कर दिया था। शेर और हाथी ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो उनके बीच कोई गुप्त समझौता हो गया हो। जैसे ही माधव ने वो पानी बच्चे के सूखे होठों से लगाया, बच्चे ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसी क्षण मंदिर की पुरानी दीवारों में एक गड़गड़ाहट हुई। शायद उसने स्वार्थ त्याग ने प्रकृति को झकझोर दिया था। दूर आसमान में, जो अब तक सुर्ख लाल था, अचानक काले बादलों का एक टुकड़ा दिखाई दिया। ठंडी हवा का एक झोंका मंदिर के भीतर आया। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। मंदिर के बाहर झाड़ियों में किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। कोई और भी था जो उस गुप्त कुएं की तलाश में वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसके इरादे माधव या जानवरों जैसे नहीं थे। वाह, शेर, हाथी और इंसान एक ही जगह। आज तो शिकार और पानी दोनों एक साथ मिलेंगे।
झाड़ियों को चीरता हुआ विक्रम सिंह बाहर निकला। वो शहर का एक कुख्यात अवैध शिकारी था। उसके कंधे पर एक डबल बैरल राइफल थी और उसकी आंखों में केवल क्रूरता थी। उसे पानी की प्यास नहीं थी, उसे तो उस इनाम की भूख थी जो उसे शेर की खाल और हाथी के दांतों से मिलने वाला था। किस्मत हो तो ऐसी। माधव, तू तो मेरे लिए लकी निकला। तूने इन दोनों को एक जगह रोक कर रखा। अब हट जा सामने से, पहले मैं इस वनराज का काम तमाम करूंगा। माधव कांप उठा, लेकिन वो हटा नहीं। नहीं, इन्होंने अभी मेरे बच्चे की जान बचाई है। ये जानवर नहीं, ये इस जंगल के रक्षक हैं। वनराज शेर ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। प्यास ने उसकी हड्डियों को खोखला कर दिया था। गजराज ने अपनी सूंड उठाई, पर शिकारी ने अपनी राइफल सीधे उसकी आंखों पर तान दी। एक कदम और उठाया गजराज तो ये गोली सीधे पार हो जाएगी। माधव ने देखा कि शिकारी का ध्यान केवल जानवरों पर है। उसने चुपके से जमीन पर पड़ा हुआ भारी पीतल का लोटा उठाया। सस्पेंस ये था कि क्या एक निहत्था किसान एक बंदूकधारी का मुकाबला कर पाएगा। ठीक उसी पल बिजली कड़की। आसमान में जो काले बादल दिखे थे वे अचानक पूरे मंदिर पर छा गए। अंधेरा इतना घना हो गया कि विक्रम सिंह को निशाना लगाने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही शिकारी ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, एक जोरदार छींक गूंजी। ये वनराज शेर था। उसकी छींक से उड़ी धूल ने शिकारी की आंखों को धुंधला कर दिया। उसी पल माधव ने पूरी ताकत से लोटा शिकारी के हाथ पर दे मारा। बंदूक हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। शिकारी उसे उठाने के लिए लपका, लेकिन गजराज ने अपनी सूंड से पास के एक सूखे पेड़ को हिला दिया। पेड़ की एक भारी शाखा सीधे शिकारी के रास्ते में गिरी। शिकारी घबरा गया। उसने देखा कि अब पासा पलट चुका था। वनराज धीरे धीरे उसकी ओर रेंग रहा था। शेर की आंखों में वो शिकारी अपनी मौत देख रहा था, लेकिन वनराज ने हमला नहीं किया। उसने केवल एक ऐसी दहाड़ मारी जो शायद मीलों दूर तक सुनी गई। भले ही वो प्यासी दहाड़ थी, पर उसमें राजा का रौब था। डर की मारे शिकारी अपनी बंदूक छोड़कर जंगल की ओर भागा। वो इतना डरा हुआ था कि दोबारा कभी उस जंगल की ओर नहीं मुड़ा। अचानक मंदिर की छत से एक बूंद माधव के माथे पर गिरी, फिर दूसरी, और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माधव ने अपना सिर आसमान की ओर किया और खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने देखा कि गजराज अपनी सूंड उठाकर बारिश का आनंद ले रहा था। वनराज ने पत्थर पर जमा हुए पानी को पहली बार तृप्ति से पिया। मूसलाधार बारिश ने महीनों की तपिश को धो दिया था। सूखी जमी हुई मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी। चंदनपुर का कुआं जो सालों से बंद था, अचानक लबालब भर गया। माधव अपने परिवार के साथ गांव की ओर लौट रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वनराज शेर गुफा की ओर वापस जा रहा था और गजराज अपनी सूंड में पानी भरकर ऊंचे पेड़ों को नहला रहा था। उन्होंने माधव को नहीं देखा, लेकिन माधव ने उन्हें एक आखिरी बार नमन किया। सुनो, आज मैंने जो देखा वो किसी किताब में नहीं लिखा। आज मैंने सीखा कि असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि दूसरे की जान बचाने में है। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। कुएं भर गए थे, फसलें फिर से लहलहाने वाली थीं। मुखिया रामलाल ने एक पंचायत बुलाई। माधव ने पूरा सच बता दिया कि कैसे उस सूखे की मार में एक शेर और एक हाथी ने अपने हिस्से का पानी एक इंसान के बच्चे को दे दिया था। गांव वालों की आंखें भर आईं। उस दिन से चंदनपुर के लोगों ने एक नियम बनाया, जंगल का कोई भी प्राणी गांव की सीमा में आएगा तो उसे दुश्मन नहीं, मेहमान माना जाएगा। माधव का बेटा, जो उस दिन उस लोटे के पानी से जीवित बचा था, अब बड़ा हो चुका है। वो अब जंगल का रक्षक है। वो देखता है कि गजराज अब बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो अभी भी मंदिर के पास शांति से खड़ा रहता है। पास ही वनराज शेर की नई पीढ़ी जंगल की रक्षा कर रही है। वनराज और गजराज की वो दोस्ती एक किंवदंती बन गई है। लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात को शांत होकर सुनेंगे तो मंदिर के पास शेर की दहाड़ नहीं, बल्कि बारिश की बूंदों के बीच एक अजीब सी शांति सुनाई देती है। नैतिक संदेश। कहानी समाप्त होती है एक शक्तिशाली विचार के साथ। माधव का बेटा कहता है, इंसान सोचता है कि उसने प्रकृति को जीता है, लेकिन सच ये है कि इंसान तभी जीवित रहता है जब प्रकृति उसे जीने देती है। जब हम जानवरों की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम खुद को बचा रहे होते हैं।